नमस्कार बच्चों, उम्मीद है आप लोग अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। सरदार पटेल की भूमिका भारत के एकीकरण में। जैसे आप सब जानते हैं बच्चों कि हमारे देश की आज़ादी कोई एक व्यक्ति, एक संस्था का परिणाम नहीं थी। वर्षों के लंबे जद्दोजहद के बाद इसमें हमने आज़ादी पाई। किसानों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। सैनिकों ने पूरी तरीके से आज़ादी में कंधे से कंधा राष्ट्र नायकों के, स्वतंत्रता सेनानियों के बढ़कर के हिस्सा लिया, जिसमें सर्वे सर्वा जिसका प्रतिनिधित्व किया किसने? बोस, सुभाष चंद्र बोस ने। हमारे जन नायक थे महात्मा गांधी। बहुत से ऐसे नायक थे जिन्होंने देश की आज़ादी में 200 वर्षों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को क्या किया? आज़ाद किया। आज़ादी के बाद भी एक बहुत बड़ी समस्या थी भारत के एकीकरण की। भारत का एकीकरण कैसे किया गया है? क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ उस समय भारत एक नहीं था। उस समय मुख्य रूप से दो प्रकार के राज्य थे। पहला राज्य वो था जिसको ब्रिटिश रियासतों के, मतलब ब्रिटिश शासन के अधीन था, जिसमें डायरेक्ट महारानी का शासन चलता था। और दूसरा प्रकार का जो राज्य थे जिनको देसी रियासतें कहते हैं। अच्छा, ये देसी रियासतें क्या होती हैं? देसी रियासतें वो रियासतें हैं जिनको कभी अंग्रेज़ों ने इनके साथ युद्ध किया और उनको हराया, लेकिन उनके साथ एक समझौता कर लिया। क्या समझौता कर लिया? कि ठीक है, आप अपने राज्य में शासन करो, राज्य करो, अपने रियासत में करो, लेकिन हमको एक निश्चित समय में क्या करना? हमको धन मुहैया करवा देना। हमारे आंतरिक रूप में अंग्रेज किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हाँ, बाह्य रूप से आपकी जो अधीनता है वो किसके अधीन रहेगी? महारानी विक्टोरिया के अधीन। तो इनको बोलते हैं देसी रियासत। तो दो प्रकार की देसी रियासतें थी। और आप सब जानते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय तकरीबन 565 देशी रियासतें थीं। मतलब समझ रहे हैं ना? छोटे छोटे भारत के अंदर भी कई टुकड़े जिन्होंने निर्णय नहीं लिया था कि वो करेंगे क्या। 565 देसी रियासतों और रजवाड़ों पर अंग्रेजों के अधीन राजाओं और नवाबों का क्या था? शासन था। अंग्रेज़ों ने जब बंटवारे के जरिए भारत को आज़ादी दी तो इन रजवाड़ों को, अच्छा, अंग्रेज बहुत ही धूर्त थे। वो कहते ठीक है, उन्होंने बांटो और राज्य करो की नीति जो 1905 में अप्लाई की थी, जिसके अंदर बंगाल का विभाजन किया था, और उसके बाद उन्होंने कई माल्ले मिंटो अधिनियम के द्वारा जो कई प्रकार विभाजनकारी जो बीज बोया था, उसका परिणाम ही हुआ था कि भारत और पाक के दो टुकड़े हुए थे। विभाजन की आग में हमने आज़ादी पाई थी। लेकिन इसके बाद भी अंग्रेज़ों ने इन देसी रियासतों के रूप में इनकी एक सोच ही समझी थी कि भारत एक अखंड भारत नहीं होगा, एक अविभाजित भारत नहीं होगा। उसमें 565 रियासतें होंगी और इनको उन्होंने दो प्रकार के विकल्प दिए। कितने प्रकार के विकल्प दिए बच्चों? दो प्रकार के। अब ये विकल्प कौन कौन से हैं जरा आइए देखते हैं। पहला विकल्प है इन रजवाड़ों के सामने कि ये या फिर तो भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में। मतलब आपके पास एक ऑप्शन है कि आप भारत में विलय को स्वीकार करो या पाकिस्तान में। क्योंकि आपको पता है कि हमारे जब दो टुकड़े हुए थे तो इसी आज़ादी पे हुए थे। धर्म के आधार पर पाकिस्तान ने कहा कि हिंदू बहुल भारत होगा और मुस्लिम बहुल पाकिस्तान होगा। ये भूल गया कि आज़ादी के बाद या अब तक भी बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम भारत में निवास करते हैं। बहरहाल दो विकल्प थे कि भारत या पाकिस्तान में से किसी एक के साथ विलय कर लें या उनके साथ मिल जाएं या फिर अपने को स्वयं स्वतंत्र कर लें। ये उनके सामने दो विकल्प प्रदान किए गए थे। एक बड़ी समस्या जिसका समाधान कैसे करेंगे? 6 मई 1947 को हमारे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल
को, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री रहे थे, केंद्रीय गृह मंत्री, उनको रियासतों को और रजवाड़ों को भारत में मिलाने का क्या किया जाए, एक जिम्मा दिया गया, जिसको उन्होंने बिल मतलब कह सकते हैं साम दाम दंड भेद की नीति के तहत उन्होंने इसको क्या किया, इसको पूरी तरीके से इन रजवाड़ों को भारत के अधीन मिला दिया। अच्छा, अपने इस काम में सरदार पटेल ने वीपी मेनन को अपने साथ क्या किया, इस काम को करने के लिए मिलाया। वीपी मेनन कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, उनके सचिव थे। तो उन्होंने वीपी मेनन को भैया अपना सचिव बनाया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम भारत को टुकड़े टुकड़े होने नहीं देंगे, हम उनको एक अविभाजित भारत बनाएंगे। और इसके लिए उन्होंने वीपी मेनन की सहायता से क्या किया, कई प्रकार के प्रयत्न किए। उन्होंने बड़ी बड़ी पार्टियां आयोजित की, बड़े बड़े कह सकते हैं जगह जगह पर, और इन रजवाड़ों को और इनके दीवानों को आमंत्रित किया और उनको अभी मैंने कहा कि कई प्रकार की नीतियां अपनाई। पहले उनको गाजर का प्रलोभन दिया, और फिर जब गाजर से बात नहीं बनी तो उनको क्या बल का ताकत दिया। वही कौटिल्य की जो नीति थी साम दाम दंड भेद की, उसको कहा कि भैया पहले समझाएंगे बुझाएंगे, फिर उनको प्रलोभन देना, फिर वो नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे, उनको दंड की या बल की सहायता से मिलाएंगे। तो ये सारी जो नीतियों को फॉलो किया, ये किसने किया? पटेल ने किया। तो उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी पार्टियां दी और उन राजाओं को कहा कि ठीक है, आप भारत में विलय कर लीजिए और इसके बदले में हम आपको आर्थिक मदद देंगे। आर्थिक मदद उन्होंने प्रीवी पर्स कहा था। अब ये प्रीवी पर्स क्या होता है? प्रीवी पर्स आपने कई जगह बुक्स में देखा होगा। ये प्रीवी पर्स क्या होता है? ये आर्थिक सहायता होती है कि ठीक है, आप राजाएं हैं, बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, कल को जब आप भारत में विलय कर लेंगे तो हम निश्चित मतलब महीने में माह में आपको आर्थिक सहायता देंगे। आपको हम कह सकते हो, अपनी समझ के लिए कह दो, वेतन देंगे, पेंशन देंगे, जिसको उन्होंने प्रीवी पर्स कहा। ठीक है। और उन्होंने कहा कि आप सोच समझ लीजिए, 15 अगस्त 1947 में उन्होंने कहा कि आप सोच समझ लीजिए, जब देश आज़ाद हो जाएगा, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश की प्रस्तावित सीमा है, इस तारीख तक आप सोच समझ कर भैया आप हमको क्या कीजिएगा, जवाब दीजिएगा। चलो, इतनी कहानी हो गई। आगे क्या होते हैं, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि उनके इस प्रस्ताव से, आर्थिक जो पैकेज की प्रस्ताव से भाई कई राजाएं उसमें सहमत हुए। और सबसे पहला जो राजा था जिसने भारत में विलय का क्या कह सकते हैं कि प्रस्ताव को स्वीकार किया, वो था कौन सा? बीकानेर। और दूसरा जो देसी रियासत थी वो थी बड़ौदा। इन्होंने भारत में सबसे पहले एकीकरण को मान लिया। और तत्कालिक समय में जब देश में संविधान सभा मिल रही थी तो भाई अपने प्रतिनिधि, ठीक है, हम भारत में विलय करेंगे। और संविधान सभा में उन्होंने अपने क्या किया, प्रतिनिधियों को भेजा। बीकानेर के जो दीवान थे, बीकानेर जो रियासत थे, इनके दीवान थे A.K. पनिक्कर। एक बहुत ही सुलझे हुए और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिन्होंने सरदार पटेल की बात समझ में आई कि ठीक है, अब तो चलो राजा महाराजा वाला चला गया, प्रजातंत्र का ज़माना है। तो उन्होंने अन्य राजाओं को